छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में यानी बीते हुए कल अध्ययन किए महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी का किस तरह से भारतीय राजनीतिक पटल पर उदय होता है, किस प्रकार वे अपने संघर्षों की शुरुआत की नींव दक्षिण अफ्रीका में डालते हैं और वहाँ से भारत लौटते हैं। तो भारत लौटकर किस प्रकार उन्होंने साबरमती नदी के किनारे अपने एक आश्रम की स्थापना की, जिसमें उस समय के उद्योगपतियों ने भी मदद की, मिल मालिकों ने भी मदद की थी, और किस तरह उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु बनाए, भारत की राजनीति को समझा। ये यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि भारत पहुँच जाने के बाद, भारतीय राजनीति को समझ लेने के बाद, अब गांधी जी धीरे धीरे कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेना शुरू कर दिए। कांग्रेस के अधिवेशनों में महात्मा गांधी जो भाग लेते हैं, उसमें सबसे पहले 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, और जिसमें गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने आए थे और अधिवेशन समाप्त होने के बाद भी वहाँ ठहरे थे, उसी समय बिहार के चंपारण जिले के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से बिहार चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के दुख दर्द को पहली बार उनके सामने बयां किया, और नील आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह या चंपारण के नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए उनसे प्रार्थना की। यहाँ से शुरुआत होती है गांधी जी के भारत में आंदोलनों की। तो हम देख लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में यानी 1916 में गांधी जी लखनऊ में थे, और गांधी जी से जब उन्होंने चंपारण के नील किसानों के व्यथा बयां की, उन्होंने पहले चंपारण के किसानों की स्थितियों को समझा, ये भी समझा कि क्या उनकी मांगे या उनके आंदोलन जायज़ है। उन्होंने पाया कि हाँ जायज़ हैं, और जब इस सब के बाद की उन्होंने जान ली कि मांगे उनकी जायज़ हैं, तो उन्होंने चंपारण राजकुमार शुक्ल के साथ प्रस्थान किया, यानी लखनऊ से कहाँ गए, चंपारण बिहार। वहाँ जाकर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। लेकिन यहाँ ध्यान दें, चंपारण सत्याग्रह जो उन्होंने किया, इसके लिए हम कह सकते हैं कि भारत भूमि पर गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। ये भारत भूमि पर गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह था ये। अब आप ये भी जान लें, गांधी जी ने यहाँ जो पहला सत्याग्रह किया, उसमें जो उन्होंने गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रहियों की जो मूल समस्याएं उन्होंने जानी थी, वो समस्या क्या थी? वो समस्या थी कि अंग्रेज बगान मालिकों ने भारत के चंपारण के किसानों से एक करार किया था। करार क्या था कि चंपारण के किसानों की जो कृषि भूमि है, वे उस पर यानी अपनी कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती अवश्य ही करेंगे। इसके लिए बाकायदे उनको अंग्रेज बगान मालिकों ने रकम दी थी। इस 3/20 भाग जिस पर उन्हें नील की खेती करने की बाध्यता थी, इसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रमुख समस्या तिनकठिया पद्धति, अर्थात 3/, यानी कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती। कि चंपारण कृषकों के लिए बाध्यता थी।
यही है तिनकठिया। इसके लिए वो बाध्य थे, यानी अंग्रेज बागान मालिकों ने अग्रिम रकम देकर के किसानों से एक करार कर लिया था कि वे अपनी कुल कृषि भूमि के, जिसके पास जितनी खेती हो, अपनी उन कृषि भूमि के 3/20 भाग उन्हें 3/20 पर नील की खेती करना एकदम अनिवार्य था, बल्कि अनिवार्य न कहिए, बाध्यता कहिए, बाध्य थे वो। ठीक, ये और दूसरी भी इस तिनकठिया पद्धति में और समस्या क्या थी? दूसरी समस्या ये थी कि जब जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में नील बना लिया, प्रयोगशाला में नीले रंग को आयाम दे दिया, तो अब नील के कारखाने बंद होने लगे। अब नील के कारखाने बंद होने लगे तो नील की खेती अप्रासंगिक हो गई, यानी नील की खेती की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंग्रेज बड़े चालाकी से वे भूमि 3/20, जिसे जब नील की खेती नहीं हो रही तो मुक्त कर देना चाहिए, उसे मुक्त नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका कहना था कि इसके लिए आप हमें रकम चुकाइए तो हम आपको वह भूमि वापस करेंगे, नहीं तो भूमि पड़ती रहेगी। समस्या यही थी, यही तिनकठिया पद्धति और यही प्रमुख समस्या थी यहाँ पे। यानी ये जो बाध्यता थी, ये बाध्यता एक बार तब बदल गई जब वैज्ञानिकों द्वारा, जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में नील बना लेने पर नील की खेती बंद हो गई, किंतु नील बागान मालिकों ने कृषि भूमि किसानों को वापस नहीं की। अतः किसान आंदोलित हो गए। वो मजबूर हुए। ये समस्या थी। यही जो किसानों का आंदोलन चंपारण में चल रहा था, इसी आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए बिहार चंपारण किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात की। तो यानी एक तथ्य बनता कि आखिर किसने महात्मा गांधी से मुलाकात की? महात्मा गांधी से मुलाकात करने वाले बिहार किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल थे। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं, इसी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने हेतु किसान नेता राजकुमार शुक्ल लखनऊ में गांधी जी से मिले। यही वो आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह। यहाँ से पृष्ठभूमि तैयार हुई। यानी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की कि आप बिहार किसानों के इस समस्या के लिए आंदोलन का नेतृत्व संभालें। और इस समय महात्मा गांधी उन सारी चीज़ों को न्यायिक जानकर अंततः लखनऊ से चंपारण गए। ठीक, वहाँ पहुँचने पर चंपारण जिले के मजिस्ट्रेट ने महात्मा गांधी को, अभी महात्मा गांधी हुए नहीं थे, गांधी जी को वहाँ नगर में प्रवेश पे रोक लगा दी। गांधी जी के न मानने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गांधी जी से जिला न्यायाधीश ने पूछा, मिस्टर गांधी, आपने नगर में प्रवेश क्यों किया, और अगर किया तो गलती किया? उन्होंने कहा, मैंने कोई गलती नहीं किया। उन्होंने कहा, मिस्टर गांधी, आपने गलती किया, इसलिए आप पर 25 पैसे जुर्माना लगाया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा, मैं कोई जुर्माना नहीं दूंगा। जज ने कहा, तो आप जा सकते हैं।
महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया और अंततः महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की धमकी दी। इसी को मैंने लिखा यहाँ पर, भारत भूमि पर गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह। यही सत्याग्रह था, गांधी जी ने पहली बार यहाँ पर सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह की धमकी दी गई और गांधी जी के इस सत्याग्रह से डरकर आखिरकार सरकार ने एक आयोग बना दिया। इस आयोग के सदस्य गांधी जी भी थे। आयोग ने पाया कि किसानों के भूमि को मुक्त कर देना चाहिए। अंततः गांधी जी के इस सत्याग्रह द्वारा कृषकों की भूमि मुक्त कर दी गई और जो पैसा उन लोगों ने ले लिया था उसके लिए कहा गया कि वो पैसा भी वापस करें। अंग्रेज बगान मालिकों का कहना था कि हम पूरा पैसा तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन 25% पैसा वापस कर देंगे। गांधी जी ने कहा लिखित दे दीजिए। उन्होंने लिखित दे दिया, 25% पैसा वापस देंगे। उन्होंने कहा इसका मतलब आप लोगों ने स्वीकार किया कि हमने पैसा लिया है। जी हाँ, पैसा तो लिया है, 25% वापस करेंगे। गांधी जी ने कहा वापस कर दीजिए। 25% पैसा वापस हो गया तो गांधी जी ने कहा इसका मतलब अंग्रेज नील बगान मालिक 75% बेईमान। ये है सत्याग्रह की लड़ाई। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज बगान मालिक 75% बेईमान है, अंग्रेज सरकार 75% बेईमान है। इस तरह से कृषकों का यह आंदोलन जो गांधी जी द्वारा पहली बार भारत में सत्याग्रह के रूप में किया गया था वो सफल रहा। तो यहाँ हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह की धमकी से डरकर सरकार ने कृषि भूमि लौटाने को कहा तथा नील बगान मालिक कृषकों द्वारा दिए गए धन का 25% वापस करने को तैयार है। ये भी हुआ, यानी 30% वापस करने को भी तैयार हुए। इस प्रकार यह आंदोलन सफल रहा। गांधी जी का ये पहला भारत भूमि पर किया गया आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह भारत भूमि पर नहीं किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। यानी जीवन का अगर देखा जाए तो ये दूसरा सत्याग्रह, लेकिन जीवन की पूछ नहीं रहा, भारत भूमि पे किया गया पहला सत्याग्रह कौन था? वो चंपारण सत्याग्रह था। आंदोलन सफल रहा और आंदोलन की सफलता पर, इस सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। यहीं से महात्मा गांधी ये कहलाने लगे। ये चंपारण सत्याग्रह, यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि यहीं से दी गई और महात्मा की उपाधि इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर। उन्होंने कहा महात्मा जी, आपके सत्याग्रह की इस घड़ी में पूरा भारत आपके साथ है और आपका ये त्याग, आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आगामी समय में बहुत काम आएगा। और महात्मा जी कहकर पुकारा था, इसलिए गांधी जी यहीं से महात्मा गांधी कहलाने लगे। ये है पहला सफल सत्याग्रह गांधी जी का, और पहला सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजकुमार शुक्ल उनको बिहार लाए और इस आंदोलन के समय नरहरि चक्रवर्ती, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता भी, एसपी सिन्हा जैसे नेता भी महात्मा गांधी के साथ होते थे। मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ, जुडिथ ब्राउन नाम का एक अंग्रेज, जिसने महात्मा गांधी राइज टू पावर नाम की एक पुस्तक लिखी है, उसमें उसने लिखा है कि ये जो नेता जो गांधी जी के साथ हुआ करते थे, दैट्स ऑल, दे आर ऑल सब कंस्ट्रक्टर, वे सभी सब कंस्ट्रक्टर थे।
ऐसा उसने कहा। उनको सब कंट्रैक्टर का कर पुकारता है। तो ये रहा चंपारण सत्याग्रह। हम लोग देख लेते हैं कि गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कौन था, बस इसी के तुरंत। गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह होता है वो खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा गुजरात में एक जगह है। यह भी एक किसान सत्याग्रह था। ठीक, तो ध्यान दीजिए, गांधी जी द्वारा किया गया दूसरा सत्याग्रह, बल्कि सत्याग्रह न लिखकर लिखिए दूसरा किसानों के पक्ष में सत्याग्रह। ये गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह रहा। इसे प्रथम वास्तविक सत्याग्रह भी कहा जाता है। जो गांधी जी का स्वयं का वो था, इसीलिए इसको प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा जाता है। ये रहा, गांधी जी ने हालांकि इसे दूसरा, लेकिन इसे प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा जाता है। और इसका मुख्य मुद्दा था बढ़ी हुई लगान की दर। ये मुख्य मुद्दा था, प्रमुख मुद्दा था। अर्थात अकाल सूखा के समय भी सरकार किसानों से जबरदस्ती लगान की वसूली कर रही थी। इसीलिए गुजरात के किसानों ने महात्मा गांधी को इस आंदोलन के सत्याग्रह हेतु महात्मा गांधी को गुजरात बुलाया और गांधी जी वहां पहुंचे। जान रहे, इसमें गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी थे, इस सत्याग्रह के प्रमुख सहयोगी यहीं से वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से होती है। यानी प्रमुख सहयोगी थे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ये इनके सहयोगी थे इसमें महात्मा गांधी के। और लगान न देने का पहला नारा इस समय किसने दिया? कापुड़गंज तालुका के मोहनलाल पांड्या ने इन्होंने लगान न देने का अंततः एक नारा दिया था। और इस नारा देने के बाद गांधी जी के सत्याग्रह की धमकी से परेशान सरकार ने क्या किया? परेशान सरकार ने एक गुप्त एजेंडा अपने कर्मचारियों को दिया। और गुप्त एजेंडा ये था कि लगान उन्हीं से लिया जाए जो आसानी से लगान दे दे। कितने चालाक थे सब। अभी भी मतलब लगान को पूरी तरह से बंद नहीं किया, नहीं हमारी वाली भी चलती रहे, और लगान उनसे लिया जाए जो आसानी से लगान दे दें, और लगान न दे अगर तो फिर वहाँ से खिसक लो, तो जनता में बगावत भी नहीं होगी और कुछ न कुछ लगान तो मिल ही जाएगी। ये मामला यहाँ का था। ये भी आंदोलन गांधी जी द्वारा सफल रहा। तो इसी नाते परेशान होकर सरकार ने गुप्त आदेश दिया कि आसानी से लगान देने वालों से ही लगान लेगा।
से ही लगान लें। आंदोलन ये भी सफल रहा। ये गुजरात में था, गांधी जी का स्वयं का आंदोलन था, इसलिए पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा गया। नंबरिंग में देखा जाए तो दूसरा किसान सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह था, जो गुजरात में घटित हुआ था। ये रहा आपके सामने। हम इसी समय देख लेते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यानी इसी के तुरंत बाद और इसी वर्ष यानी 1918 में ही गांधी जी ने एक और आंदोलन को अंजाम दिया, और वो किसान आंदोलन नहीं, मजदूर आंदोलन था, और वह गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो हम लोग जरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को भी देख लेते हैं, और तब आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अभी हमने बताया किसानों से अलग यानी मजदूर आंदोलन था। तो ये मिल मजदूर आंदोलन जो था, इसकी प्रमुख समस्या क्या थी, यानी प्रमुख मुद्दा यहां पर था प्लेग बोनस। प्लेग बोनस ध्यान रहे, ये 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। ऐसे में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। प्लेग की समस्याओं से, प्लेग रोग से निपटने के लिए मिल मजदूर मालिकों ने या मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस दे दिया। लेकिन कालांतर में यानी बाद में जब प्लेग समाप्त हुआ तो वे प्लेग बोनस वापस लेने लगे। समस्या यही है, प्लेग बोनस वापस लेने लगे तो मजदूरों ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई महंगाई के कारण जो प्लेग बोनस था वो उसी में खप जा रहा है, इसलिए इसे वापस न लिया जाए। और मिल मालिकों का कहना था कि वापस लेंगे। यही कारण था कि मिल मजदूर हड़ताल पर चले गए, और बाद में गांधी जी को इस आंदोलन या मिल मजदूर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए बुलाया गया। ये भारत भूमि पर गांधी जी का तीसरा आंदोलन, तीसरा सत्याग्रह था। यही प्लेग बोनस मुख्य मुद्दा था यहाँ पर, जो भी आपको बताया गया कि प्लेग से निपटने के लिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस दिया था और कालांतर में प्लेग बोनस वापस। तो प्लेग बोनस यहाँ का मुख्य मुद्दा है। और प्लेग बोनस की वापसी पर मजदूर आंदोलित हो गए। मजदूर आंदोलित हुए यहाँ प्लेग बोनस की वापसी पर। अगला चरण होता है महात्मा गांधी को यहाँ आमंत्रित किया गया। ध्यान रहे, मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने अनशन की धमकी दी। हमने आपको इसके पहले बताया है, गांधी जी का भारत भूमि पर किया गया पहला अनशन। हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, पहले लिखा चुके हैं कि गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के मिल मजदूरों के समर्थन में भारत भूमि पर किया गया पहला अनशन। इसके पहले मैंने गांधी जी को उसमें बताया था, वो यही है, गांधी जी ने अनशन की धमकी दी। ध्यान रहे, यहाँ पर एक तथ्य और है, मिल मालिकों में प्रमुख अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी के साथ थी। यानी ये आंदोलन में गांधी जी के साथ रही। ये अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन, ये इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थी। ये अंबालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे, और जिस समय साबरमती आश्रम बन रहा था तो साबरमती आश्रम बनने के समय इन्होंने आश्रम बनने में बड़ी मदद की थी। लेकिन मजदूरों का समर्थन कर गांधी जी ने उनके विरुद्ध भी अनशन की धमकी दी। ध्यान रहे, इसमें जो अगली घटना घटती है उसमें मिल मालिकों ने 20% बोनस
देना स्वीकार किया, यानी 20% देना स्वीकारा, और इसे न लेने पर मिल से निकालने की धमकी दी। ये रहा, ये काम हुआ। आखिर उन्होंने कहा 20% बोनस दे दिया जाएगा, चलिए ठीक है, लेकिन अगर नहीं लेंगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी के अनशन से डरकर अंततः अहमदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को जब इसमें हस्तक्षेप करने को कहा और गांधी जी ने अनशन की धमकी दी, तो गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 35% बोनस मान लिया गया। और यही 35% बोनस ही गांधी जी के साथ साथ मिल मजदूरों की मांग थी। तो जो 20% देने की बात थी और उसमें न स्वीकार करने पर आखिरकार ये निकालने की बात थी, मजदूरों द्वारा 35% बोनस की मांग की जा रही थी, और अगला होता क्या है, गांधी जी के हस्तक्षेप से अंततः ये बात मान ली गई, अंततः यह मांग स्वीकार कर ली गई। ये आंदोलन भी इस प्रकार सफल रहा। गांधी जी के अनशन की धमकी से ये 35% की मांग जो थी, 35% बोनस की मांग स्वीकार कर ली गई और गांधी जी के द्वारा आखिरकार ये आंदोलन भी सफल रहा। इन 3 आंदोलनों की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस का और भारत का सर्वमान्य नेता बना दिया। ध्यान रहे, विशेष यानी इसमें विशेष आखिर क्या होता है? विशेष होता है इन 3 आंदोलनों की सफलता ने गांधी जी को भारत का और कांग्रेस का प्रसिद्ध नेता बना दिया। कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता हो गए, भारत के प्रसिद्ध नेता हो गए, मजदूरों और किसानों के साथ पूरी तरह से जुड़ गए। गांधी जी का प्रमुख योगदान भी भारत में यही है कि गांधी जी ने जन सामान्य को कांग्रेस के साथ जोड़ा। ये गांधी जी की बहुत बड़ी सफलता और कांग्रेस में बहुत बड़ा योगदान, सर्वमान्य नेता बना दिया। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले मर चुके थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बीमार रहने लगे थे। कांग्रेस का नेतृत्व आप इस प्रसिद्ध हो चुके महात्मा गांधी के झोली में आ गिरा। इस प्रकार अब वे भारत और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हो गए। ये रहा आपके गांधी जी द्वारा किया गया 3 प्रसिद्ध आंदोलन और 3 सफल आंदोलन। अब हम आपको इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसी तरह इसके आगे। आज बस इतना ही। आप अपने सुझाव और जो भी समस्याएं हो उसे हमें अवश्य भेजें, इससे हमें आपसे बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। थैंक यू क्लास।